समय दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, उस समय एक तीसरी ताकत बनकर के नॉन अलाइन्ड मूवमेंट उभरा था। लेकिन उस समय नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का चैंपियन हुआ करता था भारत। और लेकिन पश्चिमी खेमा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से उतना चिंतित, उतना घबराया हुआ नहीं था, जबकि उस समय भी देखा जाता था कि सोवियत यूनियन के मौके में तरफ इसका झुकाव ज्यादा था। लेकिन आज की तारीख में तो इस ब्रिक्स में भारत का उतना बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है और तमाम कंट्राडिक्शन भी है आपस में। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और पश्चिमी खेमा बहुत ज्यादा आतंकित है ये ब्रिक्स को लेकर के, और उसमें खास करके भारत के ऊपर जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी अपराधी एक तरीके से घोषित कर दिया गया, हमारे गृह मंत्री को अपराधी घोषित कर दिया गया, और उसको कनाडा को लेकर के और ये तो चल रहा। ऐसी हालत में यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की ये जो लोग आधारशिला रखना चाहते हैं, क्या इससे अमेरिका घबराया हुआ है कि उसका डॉलर संकट में फंसने जा रहा है, या इसके पीछे आप क्या देखते, खास करके 15वां सम्मेलन के बाद से ये यात्रा हुई है 16वें सम्मेलन के लिए, ये ब्रिक्स सम्मेलन का, आप इसमें भारत की भूमिका को खासकर कैसे देखते हैं, और भारत के प्रति ये यूरोपीय देशों के ये रुख को आप कैसे देखते हैं? जी तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है तो नेचुरली हमें इसके ऊपर एक रैशनल तरीके से डिस्कशन करनी चाहिए। जहां तक कई चीजें हमारी डिस्कशन में फ्लैग आउट हुई हैं और उन सब का हमें संज्ञान लेकर के उसके बारे में बात करनी चाहिए। पहली चीज मैं ट्रेड की लेता हूं। जैसे कहा गया ट्रेड बढ़ा है, ट्रेड जो है हमारा रूस के साथ, चीन के साथ पहले ही काफी ज्यादा है। वो ब्रिक्स के वजह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो एक बाइलेटरल ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हम कहते हैं कि आसियान के साथ हमारा ट्रेड बहुत बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ 4 कंट्रीज के साथ ही बढ़ रहा है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। बाकी कंट्रीज के साथ इतना ट्रेड का असर नहीं है, जो डाटा बताता है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, पहले 4 कंट्री थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐड हो गया 2011 में, उसके बाद 2024 में बाकी के कंट्रीज आ गए, आपके ईरान आ गया, मिस्र आ गया, इथोपिया आ गया, यूएई आ गया। यूएई के साथ हमारा ट्रेड जो है वो ब्रिक्स की वजह से नहीं है, वो हमारा ट्रेडिशनल ट्रेड है जो बहुत देर से चल रहा है। लेकिन मिस्र के साथ कोई ट्रेड इतना नहीं बढ़ा है। ईरान के साथ हमारी कोई ना कोई सैंक्शंस की वजह से प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ट्रेड जो है हमारा ब्रिक्स के बाहर बाइलेटरल ट्रेड ज्यादा बढ़ रहा है, ना केवल ब्रिक्स की वजह से, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो हम ये कहते हैं कि ब्रिक्स की एक ने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस ग्रुप की है। मैं आपको बताता हूं कि आज तक अगर कोई एक संरचना या हम कहिए एक स्ट्रक्चर पैदा हो रहा है ग्रुप ब्रिक्स में, वो सिर्फ न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी आपने अभी चर्चा की। इसके अलावा जो कंटिंजेंट रिजर्व एक अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, वो अभी इतना सक्षम नहीं है। इसके अलावा जब ये कहा जाता है कि जो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे वो बड़ा सस्टेनेबल होगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ना तो ब्रिक्स कोई रीजनल ज्योग्राफिकल यूनिटी है इसमें, ना इकोनॉमिक यूनिटी है, क्योंकि डिफरेंट किस्म की इकोनॉमीज इकट्ठी हुई हुई हैं। और जिसकी वजह से ये सारी इकोनॉमीज, अगर आप कहो एक जगह आकर के आप एक ब्रिक्स का क्रेडिट कार्ड भी बना लेंगे, एक ब्रिक्स की आप करेंसी भी बना लेंगे, वो बहुत बहुत दूर की बात है। ये ब्रिक्स को ये भी देखा जा रहा है कि एक नई किस्म की नॉन अलाइनमेंट है। एक नई किस्म की नॉन अलाइंड में ये ब्रिक्स कंट्री जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी भी बहुत से ऐड होने के लिए तत्पर हैं कि हम ऐड होंगे, लेकिन कंट्राडिक्शंस इतनी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, रशिया और चाइना ब्रिक्स को केवल और केवल एंटी वेस्ट इस्तेमाल करना चाहता है। चाइना और इंडिया दोनों ब्रिक्स की लीडरशिप के लिए काफी ज्यादा आगे हैं। वो कहता है मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो कहता है मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। और
ब्रिक्स के एजेंडे में एक और चीज है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्या चाइना इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप के लिए एग्री करेगा? क्योंकि इंडिया चाहता है, इंडिया ने पिछले 25 साल से जोर लगाया हुआ है कि हम यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाएं। जो भी आता है उससे हम वादा भी लेते हैं, हम जब बाहर भी जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि हमारा देखो क्लेम बनता है। चाइना कहता है कोई क्लेम नहीं है, अगर इनको घुसाना है तो विदाउट वीटो पेपर घुसा लो। तो वहां पर ब्रिक्स कहां के, ब्रिक्स की सॉलिडेरिटी कहां चली? इसी तरह से ये जो हम कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ब्रिक्स का अभी तक तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ब्रिक्स का G77 के बराबर हम इसको खड़ा करना चाहते हैं, कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ के सेक्टर में कोऑपरेशन है, वो हम कोविड में देख चुके हैं। एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये कहते हैं हम काफी ज्यादा कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा आगे होकर के नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि उसकी मीटिंग्स होती हैं, सारा कुछ होता है। 16वीं मीटिंग ये जो है इस समय चल रही है, लेकिन इन सब मीटिंग्स में टेंजिबल क्या निकलता है, हमने तो ये देखना है। क्या ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म की वजह से इन कंट्रीज को फायदा हो रहा है? तो क्या फायदा हो रहा है? तो क्या ब्रिक्स के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपनी सॉवरेंटी को अपने वेस्टर्न भाई बंधुओं से आजाद होकर के, मुक्त होकर के ब्रिक्स के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करने में लगे हुए हैं? या एक तरफ हम ब्रिक्स में भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो अमेरिका और वेस्ट की जो एक सैंक्शंस है या समझ लो प्रेशर है, उसके आगे भी हम झुकते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ब्रिक्स जो है वो अभी नेसेंट स्टेज पे है, वो पूरी तरह से स्ट्रक्चरलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, हम मीटिंग कर लेते हैं, एक अच्छी पहल है, होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहिए कि इससे डॉलर बहुत बेकार हो जाएगा, वो अभी बहुत दूर की बात है, उसमें बहुत समय लगेगा। वो तब है अगर आप एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सामने खड़ा कर दें कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, वो अभी तक नहीं हुआ है। जी।